नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आपका अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? वो कहते हैं ना कि रक्त बहा संहार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। तो साथियों, आज वो महाराणा की भूमिका हम इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ने जा रहे हैं साथियों। आज राजस्थान का वो गौरवशाली इतिहास जिसके बारे में इतिहास में सर्वाधिक चर्चे और विख्यात से प्रचलित है। तो शुरू करते हैं साथियों। आज हम मेवाड़ राजवंश के बारे में और आज बेसिक तरीके से शानदार रूप से समझने वाले हैं। और आज ये थ्योरी की रिवीजन क्लास अपनी रहने वाली है साथियों। जो भी दोस्त परिवार में नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और सभी साथियों के पास में शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मेवाड़ राजवंश। अब मेवाड़ राजवंश की जब हम शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम मेवाड़ के बारे में जानते हैं। फिर मेवाड़ के बारे में जानने के बाद इसमें कौन कौन से शासकों ने यहाँ पर राज किया था, किस किस वंशज ने यहाँ पर शासन किया था, तो उनके बारे में देखते हैं। तो इसी प्रकार क्रम में चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो मेवाड़, अब ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ का अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम अगर आपसे बेहतरीन तरीके से, शानदार रूप से और बिना किसी जल्दबाजी किए आराम रूप तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन नाम तो मेवाड़ को जाना जाता है साथियों मेदपाट, मेदपाट के नाम से इसको जाना जाता है। इसको जाना जाता है साथियों प्रागवाट के नाम से, प्रागवाट के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। किसके नाम से? प्रागवाट के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। इसे जाना जाता था सिवी जनपद के नाम से, महाभारत काल में सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था साथियों। अब जब बात सिवी जनपद की आ जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। जब सिवी जनपद की बात करते हैं, सिवी जनपद की, अब सिवी जनपद की साथियों उस समय राजधानी रहा करती थी जिसका नाम था, राजधानी का क्या नाम था सिवी जनपद की? राजधानी का क्या नाम था? राजधानी का नाम था साथियों मध्यमिका। क्या नाम था? मध्यमिका इसका नाम था। और मध्यमिका को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मध्यमिका को सर वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नगरी के नाम से जाना जाता है। और जो ये नगरी है साथियों, ये नगरी कहां पर है? ये नगरी कहां पर है? तो नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में है। नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। किस कब? वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। किसका नाम है? मध्यमिका का। मध्यमिका किसकी राजधानी है? सिवी जनपद की राजधानी है। तो ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ के प्राचीन नाम मिलेंगे आपको मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद। सिवी जनपद की राजधानी आपको करनी है मध्यमिका। तो ध्यान दीजिएगा साथियों आगे। अब हम मेवाड़ के इतिहास में, किसके इतिहास में? मेवाड़ के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में हम पढ़ते हैं साथियों दो वंशज। कौन कौन से वंशज है सर? इसमें से हम पढ़ते हैं दो वंशज। अब वो दो वंशज है जिनका नाम, वंश केवल एक ही है किंतु बाद में दो रूप ले लेते हैं। तो इसी प्रकार देखिएगा, एक तो पढ़ते हैं गुहिल वंश। कौन सा वंश पढ़ते हैं? गुहिल वंश के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा पढ़ते हैं हम सिसोदिया वंश के बारे में, सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, गुहिल वंश को ही गहलोत वंश के नाम से जाना जाता है। गहलोत वंश के नाम से जाना जाता है, वंश के नाम से जाना जाता है। इसे ही गुहिलोत कहा जाता है, इसे ही गुहिलोत कहा जाता है साथियों। क्या? इसे ही गुहिलोत कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, गुहिल वंश के जो शासक हुआ करते थे, गुहिल वंश के जो शासक हुआ करते थे
वो अपने नाम के आगे एक उपाधि धारण किया करते थे। वो उपाधि, तो इस वंश के जो भी शासक हुए वो उनके नाम के आगे रावल लगा करते थे, रावल की उपाधि धारण किया करते थे। और जो सिसोदिया वंश के जो शासक थे, सिसोदिया वंश के जो शासक थे, इनकी उपाधि कौन सी थी? इनकी उपाधि कौन सी थी? तो इनकी उपाधि थी राणा या महाराणा की, राणा या महाराणा की उपाधि धारण किया करते थे। राणा या महाराणा की ये उपाधि धारण किया करते थे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिएगा, जो गुहिल जो वंश था, ये 566 से लेकर के, ये अगर आपसे पूछा जाए 566 से लेकर के 1303 तक शासन किया था इसने, 1303 तक ये रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1326 से लेकर के, और 1326 से लेकर के 1946 तक ईस्वी तक शासन जो किया था वो सिसोदिया वंश के शासकों ने किया था। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इस मानचित्र में बात करने जा रहे हैं साथियों मेवाड़ की। इसकी बात कर रहे जाए मेवाड़ की। सर मेवाड़ तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मेवाड़। अब इस मेवाड़ के अंतर्गत उस समय कौन कौन से राज्य या रियासतें आती थी? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आती है साथियों प्रतापगढ़। कौन सा आता है? यहां पर आता है, यहां पर आता है प्रतापगढ़। कौन सा? यहां पर आता है प्रतापगढ़। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आता है साथियों डूंगरपुर। यहां पर कौन सा आता है? डूंगरपुर जिला यहाँ पर आता है, डूंगरपुर रियासत यहाँ पर आती है। यहाँ इसके बाद में बात करें, यहाँ पर आती है साथियों बांसवाड़ा। यहाँ पर कौन सी आती है? बांसवाड़ा यहाँ पर आती है। और कितनी हो गई? 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं, एक आ जाती है साथियों शाहपुरा, शाहपुरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कलर भर देते हैं इनमें। ये तो ऐसे नहीं रही, का कलर करते हैं हम ये वाला, ये नहीं। यहाँ पर है साथियों मेवाड़, यहाँ पर है मेवाड़। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है साथियों शाहपुरा। कौन सा? क्या है? पूरा यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ रियासत आ जाती है। यहाँ पर आ जाती है बांसवाड़ा रियासत, बांसवाड़ा रियासत आ जाती है। इधर आ जाती है साथियों डूंगरपुर, डूंगरपुर आ जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, शाहपुरा की जो स्थापना की गई थी साथियों, वो सुजान सिंह के द्वारा की गई थी, सुजान सिंह के द्वारा की जाती है। और बांसवाड़ा की जगमाल के द्वारा, राव जगमाल के द्वारा की जाती है। और ये प्रतापगढ़ की सूरजमल के द्वारा, सूरजमल के द्वारा की जाती है। और जो डूंगरपुर की जो की जाती है साथियों, एक यहाँ पर आ जाती है उदयपुर, उदयपुर जो मेवाड़ के अंतर्गत ही यह आ जाती है। उदयपुर की जो की गई थी वो किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा की गई थी, उदय सिंह के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है। और डूंगरपुर की जो स्थापना की गई थी
डूंगरपुर की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, डूंगरपुर की जो की गई थी स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, वो किसके द्वारा की गई थी डूंगरपुर की स्थापना? हाँ ठीक है, तो डूंगरपुर की स्थापना की गई थी साथियों सामंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सामंत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1178 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरफ आ जाता है मारवाड़, आ जाता है इस तरफ, तो आ जाता है मारवाड़। और इस तरफ बात करते हैं तो इस तरफ आ जाता है जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। और इस तरफ आ जाता है ढूंढाड़ प्रदेश, ढूंढाड़ प्रदेश की बात करते हैं। और इस तरफ आ जाता है हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आगे ध्यान रखना है मेवाड़ रियासतों के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम बात करने जा रहे हैं साथियों, आगे हम बात कर रहे हैं इस मेवाड़ के इतिहास के बारे में। विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक ही वंशज है, तो वो कौन सा है? मेवाड़ राजवंश है। विश्व का सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक चलने वाला एकमात्र राजवंश वो है साथियों मेवाड़ राजवंश। कौन सा है? मेवाड़ राजवंश है। अब ये कितने समय तक रहा था? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मेवाड़ राजवंश 1350 वर्षों तक शासन किया, शासन किया था। मतलब विश्व का सबसे लंबा अगर कोई वंश राजवंश है तो वो है साथियों मेवाड़ का राजवंश। इसके इतने समय तक एक भी रियासत में एक भी वंशज नहीं टिक पाया था, उसे पहले ही वो समाप्त हो जाता था। और ये एकमात्र ये यही एक सा वंशज है वो सबसे, आप ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत भी वो है साथियों मेवाड़ रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत वो है साथियों मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत है, रियासत है। आप ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा साथियों, विश्व का सबसे प्राचीन रियासत तो कौन सी आ जाती है? मेवाड़ रियासत आ जाती है। किंतु अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, यह भी पूछा जा सकता है। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नोट लगाकर ध्यान देने वाली बात है साथियों, राजस्थान की कौन सी? राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप? सबसे बड़ी रियासत अगर आपसे पूछी जाए तो क्या बताने वाले हैं? सबसे बड़ी रियासत है साथियों मारवाड़ रियासत। कौन सी रियासत है? मारवाड़ रियासत है। कौन सी? मारवाड़ रियासत है। अगर आपसे पूछी जाए, क्या पूछी जाए सर? ये पूछी अगर आपसे जाती है कि राजस्थान की कौन सी
राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है? सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है? जनसंख्या वाली रियासत कौन सी है? रियासत कौन सी है? तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? सीधा सा आपका होगा कि वो हो जाएगी साथियों जयपुर रियासत। कौन सी? जयपुर रियासत हो जाएगी। जयपुर रियासत हो जाएगी सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अब आगे देखिएगा, आगे क्या बात करने जा रहे हैं। आगे है, आगे है साथियों, आगे हम बात करने जा रहे हैं। यहां तक तो हमने बात कर ली थी। और एकीकरण के समय, एकीकरण के समय मेवाड़ में 5 रियासतें, 5 रियासतें थी। इसके समय, ये एकीकरण के समय 5 रियासतें थी। अब वो कौन कौन सी थी तो मैं आपको बता देता हूं। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ नहीं थी उस समय ये, जब एकीकरण के समय ये कौन कौन सी थी? मेवाड़, डूंगरपुर, वह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा रियासत थी। शाहपुरा रियासत राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है। कौन सी? राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कोई अगर है तो वो है साथियों शाहपुरा रियासत है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ कौन कौन सी रियासत आ जाती है यहाँ पर एकीकरण के समय ये, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों। एक तो आ जाती है उदयपुर, आ जाती है सर, कौन सी? उदयपुर आ जाती है। और दूसरी बात करते हैं तो डूंगरपुर रियासत आ जाती है। कौन सी? डूंगरपुर रियासत आ जाती है। बाकी की हम बात करते हैं साथियों, बांसवाड़ा आ जाती है, बांसवाड़ा आ जाती है। हम बात करने जा रहे हैं साथियों आगे, बांसवाड़ा आ जाती है, प्रतापगढ़ आ जाती है, प्रतापगढ़ आ जाती है। और हम देखते हैं, और हम देखने जा रहे हैं साथियों शाहपुरा रियासत आ जाती है, शाहपुरा रियासत आ जाती है। अब कौन कौन सी नहीं थी तो यहां पर ध्यान दे दीजिएगा साथियों, यहां पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी नहीं थी। तो उस समय ये राजसमंद, राजसमंद व चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेवाड़ शासकों का एक वाक्य था। कौन सा? मेवाड़ शासकों का, मेवाड़ शासकों का वाक्य। और वो वाक्य क्या था? जो दृढ़ राखे, दृढ़ राखे धर्म को, तीन राखे करतार, तीन राखे करतार। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो अपने विश्वास पर, अपने धर्म पर अटल रहता है, अडिल रहता है, और किसी के आगे झुकता नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आता है, मतलब अटल रहता है अपने ही अभिमान पर, अपने स्वाभिमान पर। और उसकी लाज भी कौन रखता है? एकलिंग नाथ जी रखते हैं, अर्थात भगवान भी उसकी रक्षा करता है। इसका मतलब यह रहा है। अब देखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं मेवाड़ शासकों का वाक्य की हमने बात कर ली है। और यहां पर देखिएगा साथियों, अब यहां पर इनसे संबंधित कुछ बातें हैं मेवाड़ शासकों को। यहां पर पहले बात करते हैं इतिहासकार, इतिहासकार
अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ शासकों को, मेवाड़ शासकों को ईरान का एक शासक था, ईरान के शासक नौशेखा, नौशेखा आदिल की, नौशेखा आदिल की संतान बताते हैं। इनके वंशज बताते हैं, नौशेखा आदिल के, किसके? नौशेखा आदिल के वंशज बताते हैं। ईरान का शासक था, जिनके वंशज किसको बताया जाता है, किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार बताया जाता है, मेवाड़ शासकों को बताया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, मेवाड़ शासकों को, मेवाड़ शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, सूरज, सूरज कहा जाता है, कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर देखिएगा, मेवाड़ शासक स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। किंतु एक इतिहासकार आता है जिसका नाम है साथियों, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है, उसका नाम है साथियों कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड है। ये क्या बताता है? कर्नल जेम्स टोड। और एक और आता है जिसका नाम है साथियों स्मिथ, स्मिथ। इनके अनुसार, इनके अनुसार इन्हें विदेशी बताया गया है, इन्हें विदेशी बताया गया है। यहां पर इसको नोट कीजिएगा साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक बात और लिखना है, कर्नल जेम्स जो टोड जो था, कर्नल जेम्स टोड, तो साथियों इसने, इन्हें गुजरात के, गुजरात के में आता है साथियों वल्लभी, वल्लभी के भी बताया है, बताया है। अब इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की हम बात कर रहे हैं साथियों, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, शर्मा ने इन्हें सूर्यवंशी कहा है, सूर्यवंशी कहा है। और ध्यान दीजिएगा, एक आता है साथियों, एक आता है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद
ओझा। इन्हें विशुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण की संतान बताते हैं, संतान बताते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान देने वाली बात है, थोड़ी सी रुकिएगा दोस्तों। यहां पर अब यहां पर रखिएगा, मेवाड़ शासकों का जो ध्वजा था, मेवाड़ शासकों की ध्वजा, मेवाड़ शासकों की ध्वजा। अब इससे क्या पता चलता है? मेवाड़ शासकों की जो ध्वजा थी, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा, इनकी जो ये ध्वजा थी, इन पर एक तरफ तो, इन पर एक तरफ तो क्या था, एक तरफ तो भील सरदार का, भील सरदार का तीर कमान लिए, तीर कमान लिए, और एक तरफ क्या था, इसमें एक तरफ था सूर्यवंशी, सूर्य, एक सूर्य का सा चिन्ह था, सूरज का सा, इस प्रकार से मेवाड़ शासकों का चिन्ह था, मेवाड़ शासकों का राज चिन्ह। ये इस प्रकार से था। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, इनकी जो ध्वजा हो गई है। अब यहां पर देखिएगा, इनकी कुल देवी की हम बात करें, मेवाड़ शासकों के कुल देवता, कुल देवता कौन है? इनके कुल देवता है साथियों, एक लिंग, एक लिंग नाथ जी। अब इनका मंदिर अगर पूछा जाए, इनका मंदिर, मंदिर कहां पर है? मंदिर है साथियों कैलाशपुरी, कैलाशपुरी के अंतर्गत है। यहां पर साथियों पाशुपत संप्रदाय की, पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ है। और यहां पर देखना, यहां पर देखिएगा पाशुपत संप्रदाय के अगर पूछा जाए प्रवर्तक, प्रवर्तक तो वो हो जाएंगे लकुलिश मुनि, लकुलिश मुनि। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा, मेवाड़ शासकों कुल देवी हो गई, इनकी अगर आपसे पूछी जाए कुल देवी, कुल
देवी अगर पूछी जाए तो वो है कि साथियों बाण माता। बाण माता। बाण माता का मंदिर कहां पर है? बाण माता का मंदिर है साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। मेवाड़ शासकों की मेवाड़ शासकों की आराध्य देवता आराध्य देवता वो है साथियों चार भुजा नाथ। चार भुजा नाथ जी। और आपसे पूछा जाए मेवाड़ शासकों की आराध्य देवी आराध्य देवी तो वो क्या होगी? वो होगी चार भुजा देवी। चार भुजा देवी ये इनकी कुल देवता और आराध्य देवी हो जाती है। तो नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया नोट? ये मंदिर कहां पर है? ये इनका तो है साथियों यहाँ पर है चारभुजा नाथ जी का तो है गढ़मोर राजसमंद राजसमंद। और चारभुजा देवी का मंदिर जो है इनका मंदिर जो है वो है हल्दी गांठी राजसमंद। ठीक है, आगे देखिएगा। अब एक इतिहासकार की बात कर रहे हैं। इतिहासकार मुहरनोत नैणसी इन्होंने गुहिलों की 24 शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी शाखाओं का? 24 शाखाओं का इनके द्वारा वर्णन किया गया है। अब देखिएगा साथियों, मेवाड़ के जो शासक थे उनकी राजधानियों के बारे में देखते हैं। मेवाड़ शासकों की राजधानियां कौन कौन सी है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों। नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़ उदयपुर गोगुंदा गोगुंदा के बाद में चले चावंड। ठीक है, गोगुंदा के बाद में साथियों हम बात करते हैं
उदयपुर, उदयपुर के बाद में गोगुंदा, गोगुंदा के बाद में अगर हम बात करते हैं है ये क्या, कुंभलगढ़, वो अस्थायी राजधानी थी, इनके बीच में आती है वो यहाँ पर अस्थायी रूप से कुंभलगढ़। बोले अस्थायी। चावंड है, और चावंड के बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर हो जाती है बाद में। चित्तौड़गढ़ और एकीकरण के समय बाद में किसको बना दिया जाता है फिर, उदयपुर को। ये इनका क्रम रहता है। नागदा में बप्पा रावल के समय पे, ठीक है, आहड़ में अल्लट के समय पर रहा था, जैत्र सिंह समय चित्तौड़ आ गई थी, और महाराणा उदय सिंह के समय उदय आ गई थी। गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड ये जो हो गई थी साथियों महाराणा प्रताप के समय हो जाती है, और जो चित्तौड़गढ़ थी राज सिंह के समय वापिस आ जाती है, और महाराणा भूपाल सिंह के समय ये उदयपुर में चली जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्रम इनका ध्यान रखना है। कर लिया नोट, आगे देखते हैं। अब साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों उस वीर योद्धा के बारे में जिसने इस वंश की शुरुआत की थी, और वो वंश कौन सा था, वो था साथियों गुहिल राजवंश की शुरुआत कर। तो यहां पर देखिएगा गुहिल वंश, गुहिल राजवंश, गुहिल राजवंश कर लिया शुरुआत, ठीक है सर, हो गई शुरुआत, बस हो गई शुरुआत। यहाँ पर गुहिल वंश साथियों का संस्थापक, संस्थापक वो था गुहादित्य, गुहादित्य। अब ये गुहादित्य के बारे में जानते हैं, तो ये क्या था इस वंश का संस्थापक, संस्थापक, यहां पर बात आ गई संस्थापक था। ठीक है, तो इसे ही हम संस्थापक कह सकते हैं। और साथियों से मूल पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष, कह सकते हैं। इसने गुहिल वंश की जो स्थापना की थी, गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में। अब आपसे पूछा जाए इसके बारे में गुहादित्य कौन था, गुहादित्य कौन था, तो साथियों ध्यान दीजिएगा जो गुहादित्य था इनके पिता का नाम था शिलादित्य, इनके पिता का क्या नाम था, शिलादित्य। यहां पर ध्यान दीजिएगा पिता, इनके पिता का नाम, सॉरी यहां पर पिता शिलादित्य, शिलादित्य। इनकी माता का नाम, माता का नाम था पुष्पावती, पुष्पावती इनकी माता का नाम था। किंतु इसका पालन पोषण जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था, गुहादित्य का जो पालन पोषण किया गया था, इनका पालन पोषण किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था पालन पोषण, एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी, ब्राह्मण महिला कमलावती
के द्वारा, कमलावती के द्वारा किया गया था। गुहादित्य इसका नाम क्यों पड़ा था? गुहादित्य इनका नाम क्यों पड़ा था? तो यहाँ पर देखिएगा, गुहादित्य इनका नाम इसलिए पड़ा था, गुफा में जन्मदिन, गुफा में जन्म होने के कारण गुहादित्य, गुहादित्य नाम रखा गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा साथियों, यहां पर शिलादित्य की बात करते हैं। ये जो साथियों शिलादित्य है, ये गुजरात का शासक था। कहाँ का था? गुजरात का था ये। अब क्या हुआ कि जो पुष्पावती थी, ये राजस्थान आ जाती है, ये यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर किसी यहाँ पर स्थान पर है, और बाद में पीछे पता चलता है कि दुश्मनों ने आक्रमण करके इनका जो सब कुछ राज्य था वो नष्ट कर दिया जाता है। उस समय पुष्पावती गर्भवती थी, तो उस सोच के कारण ही उस ऐसे भयानक जो इसको प्रकोप लगा, इसके बाद में तेरा राज्य, तेरा पति, जो सब कुछ वहां पर नष्ट हो चुका है। तो ये इतनी भयंकर टेंशन में आई कि बाद में उस टेंशन से इनके एक बच्चा हुआ, और साथ ही जिसका नाम गुहादित्य रखा, और बाद में इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और बाद में गुहादित्य आता, गुहादित्य के बाद में यहाँ पर गुहिल वंश की शुरुआत है करता है बड़ा होकर के। यहाँ पर इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अब आगे फिर बढ़ते हैं। लिख लिया? अब देखिएगा, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं साथियों, आगे आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल कौन सा आता है? बप्पा रावल आता है। अब रुकिएगा साथियों, अब रुकिएगा, बप्पा रावल, या हम कह सकते हैं इसको काल भोज, बप्पा रावल या काल भोज। किंतु बात यहीं पर अटक जाती है कि ये काल भोज दो नाम ऐसे कैसे कर दिए सर, हमने ऐसे तो पढ़ा ही नहीं है। कैसे नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर अभी इसका निवारण करते हैं, यहाँ पर ही इसका क्या करते हैं, इसका ही निवारण करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, 1439 ईस्वी की, 1439 ईस्वी की रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग बताया गया है, अलग अलग बताया गया है, को अलग अलग बताया गया है। किसमें? रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को दोनों को अलग अलग किसमें बताया गया है? रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है, 1439 ईस्वी की बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस कारण साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बप्पा रावल को माना जाता है साथियों गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या? गुहिल वंश का, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं? 734 ईस्वी में साथियों मौर्य शासक,
कौन सा शासक? मौर्य शासक था साथियों, जिसका नाम था मान मोरी। मान मोरी। मान मोरी को हराकर, मान मोरी को हराकर हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था साथियों। चित्तौड़ पर अधिकार किया था। किस पर अधिकार कर लेता है? चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है साथियों। पूछा जाए आपसे, अगर पूछा जाए आपसे तो बताएंगे क्या? आप बताएंगे क्या? क्या बताएंगे आप? बप्पा रावल के गुरु का नाम था साथियों, इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था साथियों हारित ऋषि। क्या नाम था? हारित ऋषि गुरु का नाम था साथियों। गुरु का नाम था। यह इसकी सेवा किया करता था। ये इसकी क्या किया करता था? सेवा किया करता था। इनके पास में एक देवी थी जिनके नाम था साथियों राठासन देवी। राठासन देवी। राठासन देवी थी साथियों। राठासन देवी की ये पूजा किया करता था। और ये हरित ऋषि की क्या कराया करता था? ये हरित ऋषि की गाय चराया करता था साथियों। गायें चराया करता था बप्पा रावल। अब राठासन देवी इनसे प्रसन्न हो जाती है और इन्हें आशीर्वाद दे देती है कि जा तेरी मनोकामना सारी पूर्ण हो जाएगी। और किंतु वो तो कहती है हरित ऋषि को, किंतु हरित ऋषि बोलते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु जो ये मेरे साथ में मेरी गायों की रक्षा करता है और मेरी जो इतना केयर करता है, तो आप इस बालक को कुछ आगे बढ़ने के लिए इसे आशीर्वाद दे दीजिएगा। तो बाद में यह बप्पा रावल कहता है कि मुझे तो चित्तौड़ चाहिए। और ये इस प्रकार से फिर राठासन देवी से आशीर्वाद दे देती है। महादेव जी से प्रार्थना करने के लिए बोलती है बाद में। तो इस प्रकार से ये प्रार्थना करके इनसे आशीर्वाद पा करके ये चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करता है, कुछ प्रकार से अपने सैनिक एकत्रित करके। और वह चित्तौड़ दुर्ग पर मान मौर्य को हराकर वहां पर अधिकार कर लेता है। और फिर 734 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रख देता है। इसलिए वास्तविक संस्थापक गुहिल वंश का बप्पा रावल को कहा जाता है साथियों। बप्पा रावल को कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं साथियों बप्पा रावल। बप्पा रावल साथियों किसकी बात कर रहे हैं साथियों? हम बप्पा रावल को। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये राजधानी बनाता है साथियों किसको? राजधानी किसको बनाता है? राजधानी बनाता है साथियों ये नागदा को। कौन बनाता है? नागदा को ये राजधानी बनाता है। और यहाँ पर नागदा में हम बात करते हैं तो बप्पा रावल के द्वारा यहाँ पर सहस्त्र बाहु का, सहस्त्र बाहु का या फिर शास बहू का, शास बहू का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंदिर का निर्माण करवाया गया था। निर्माण निर्माण करवाया गया। करवाया गया। ठीक है। और आप देखिएगा आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। करवाया। और आपको ध्यान दीजिएगा साथियों, एकलिंग नाथ जी का मंदिर का क्या करवाता है? ये निर्माण करवा देता है। और साथियों नागदा को ये राजधानी बना देता है सीवी वैद्य के द्वारा। सीवी वैद्य ने चार्ल्स चार्ल्स मार्टेई की संज्ञा दी थी। संज्ञा दी थी। चार्ल्स मार्टे कौन था? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स मार्टे एक फ्रांसीसी फ्रांसीसी कमांडर था।
बप्पा रावल का जो इन्होंने साथियों, जो बप्पा रावल था, इन्होंने यहाँ पर कहाँ पर अधिकार कर लिया था इन्होंने, यहाँ पर इसने अधिकार कर लिया था रावलपिंडी पर अधिकार कर लिया था, ईरान, इराक, खुरासान, रावलपिंडी पर, यहाँ पर इन्होंने अपनी विजय का परचम फहरा दिया था और इन अपने साम्राज्य का यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया था, विस्तार इनके द्वारा कर लिया गया था, बप्पा रावल के द्वारा कर लिया गया था। तो यहाँ पर बप्पा रावल के द्वारा इराक, ईरान, खुरासान खुरासान पड़ता है अफगानिस्तान में, तो यहाँ पर इराक और रावलपिंडी पर इनका अधिकार हो गया था, इन पर अपने इतनी दूर तक इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था साथियों। अब बप्पा रावल की जो समाधि है, बप्पा रावल की समाधि, बप्पा रावल की समाधि है, वो है कहां पर, बप्पा रावल नागदा में है साथियों, नागदा में। ठीक है, बप्पा रावल के द्वारा साथियों चांदी के सिक्के चलाए गए थे, चांदी के सिक्के चलाए गए थे, चांदी के सिक्के, और वो भी कितने, 115 क्रेन के सिक्के थे साथियों, 115 क्रेन के सिक्के थे इनके, यहां पर आपको ध्यान रखना है। अगर इनकी और बात करते हैं, जैसे कि 16 हाथ का दुपट्टा रखा करता था, और 16 हाथ का 22 मन की 32 मन की तलवार रखा करते थे, हाँ, और 2 भैंसों की बलि दिया करते थे, 4 बकरे खाया करते थे, तो इस प्रकार से ये इन कहा जाता है। और इनके जो पुत्र था, बप्पा रावल का जो पुत्र था साथियों, के पुत्र का क्या नाम था, पुत्र का नाम था खुमान पस्ट, इसके समय ये इनके समय ये बगदाद के खलीफा अल मामू ने आक्रमण किया था, तो इसको नोट कीजिएगा, आगे फिर बात करते हैं। लिख लिया। अब साथियों मानमोरी की, यहां पर हम बात करते हैं मानमोरी की, यहां पर मानमोरी की, बप्पा रावल ने मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया, अब मानमोरी से आपको ध्यान रखना है, एक था मानमोरी अभिलेख, से कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय ये समुद्र में फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था।
कर्नल जेम्स टोड। आप सभी को पता है कौन है ये? राजस्थान इतिहास के जनक, राजस्थान इतिहास के जनक, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, हाँ। मान मौर्य अभिलेख को यहाँ पर इनको द्वारा फेंक दिया जाता है साथियों। और बप्पा रावल का अधिकार किस पर हो जाता है? अधिकार पर हो जाता है, चित्तौड़ दुर्ग पर हो जाता है, चित्तौड़ दुर्ग पर हो जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था वो चित्रांगद मौर्य के द्वारा, चित्रांगद या फिर चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था। साथियों, गंभीर प्लस बेड़च के संगम पर, गंभीरी प्लस बेड़च नदी के संगम पर यह बनाया गया था साथियों, मेसा के पठार पर, मेसा का पठार, या हम कह सकते हैं चित्रकूट की पहाड़ी, चित्रकूट पहाड़ी पर यह बनाया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये था साथी, क्या है ये? राजस्थान का प्रथम आवासीय किला, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट इसे कहा जाता है। दूसरा जैसलमेर को कहा जाता है। तो राजस्थान का प्रथम आवासीय किला, राजस्थान का एकमात्र किला चित्तौड़गढ़ का किला है जहां पर कृषि की जाती है। साथियों, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग वो है चित्तौड़ का किला, मेसा के पठार पर बना हुआ, गंभीर प्लस बेड़ज के संगम पर बना हुआ, गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ मेसा के पठार पर चित्रकूट दुर्ग, जिसे चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। साथियों, यहाँ पर साथियों इसको दक्षिणी पूर्वी द्वार के नाम से जाना जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है, राजस्थान का गौरव इसको कहा जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, क्या कहा जाता है इसे? राजस्थान का गौरव कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। गौरव इसे कहा जाता है तो किलों का सिरमौर इसे कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर भी इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दुर्गों का सिरमौर भी इसी को कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर इसको कहा जाता है। किंतु किलों का किला किसको कहा जाता है, यह आप अभी कमेंट करके बताएंगे। किलों का किला किसे कहा जाता है, दुर्गों का दुर्ग किसे कहा जाता है, किंतु दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। किलों का किला या दुर्ग का दुर्ग किसे कहा जाता है, ये आप अभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हाँ। आज की जो क्लास है साथियों अपनी यहीं तक रहने वाली है। तो आपको कैसी लगी क्लास? फिर मिलते हैं साथियों अगले नए सेशन में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तभी तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।